गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके अच्छे दिन की शुभकामना के साथ आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का जो वीडियो होगा वह कक्षा 11वीं के लिए होगा, जिसके अंतर्गत हम गति या मोशन से रिलेटेड जानकारियां हासिल करेंगे। ये जो चैप्टर है इससे रिलेटेड ज्ञान हम कक्षा 9वीं में भी प्राप्त कर चुके हैं और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यानी कि स्टार्टिंग जो इस चैप्टर की होती है वह लगभग दोनों कक्षाओं में एक जैसी है। जब हम बात करते हैं कक्षा 11वीं की तो यहां पर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाती है। यहां हम यह चाहते हैं कि जो बच्चा है वह रटने के बजाय टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने की तरफ जाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पर वह ले जाए, वह चीजों को एनालाइज करे, उनका विश्लेषण करे और उसके बाद जो बुक में एग्जाम्पल दिए होते हैं उनके बजाय वह अपनी जो डे टू डे लाइफ है उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करे या उनमें फिजिक्स ढूंढने की कोशिश करे। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप फिजिक्स को सीख रहे हैं, यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं सीख रहे हैं और आपकी जो प्रक्रिया है अभी वही बचपन वाली प्रक्रिया है कि टॉपिक को रट दो और पास हो जाओ। मैं यहां पर कोशिश करना चाहता था कि जो भी चीजें आपको पढ़ाऊं वह प्रयोगों के माध्यम से पढ़ाऊं, यानी कि पहले हम प्रयोग में देखें कि कौन सी चीज किस तरीके से होती है और उसके बाद उस प्रयोग से फिजिक्स सीखें। लेकिन समय की कमी होने के कारण यहां पर मैं जो टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वह ठीक उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसे क्लास में पढ़ाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है वह मोशन के बारे में है। अब हम कह रहे हैं कि एक वस्तु गति में है और दूसरी वस्तु गति में नहीं है। हम किस आधार पर यह कह सकते हैं कि एक वस्तु तो गति में है और दूसरी वस्तु गति में नहीं है? तो इसके लिए हमें कुछ सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि ऐसी स्थितियों पर विचार करना पड़ेगा जिनके आधार पर हम यह कह सकें कि एक वस्तु गति में है दूसरी वस्तु गति में नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक गाड़ी को तो हम कह रहे हैं कि यह गति में है, लेकिन उसी के सामने जो रोड है, जो पेड़ है या जो घर है उसे हम कह रहे हैं कि यह गति की अवस्था में नहीं है। यह हमने किस आधार पर कहा? तो इसके आधार के लिए जो स्थिति हम लेते हैं या जिस स्थिति के आधार पर हम यह कह पाते हैं उस स्थिति को कहते हैं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कक्षा 11वीं में ये अलग है। निर्देश तंत्र को आप आसान भाषा में यह समझ लीजिए कि जब भी हम कोई काम करते हैं उस काम को करने के पीछे जो हमने एक आधार लिया हुआ होता है, जिनके आधार पर हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। अब आप रोड में खड़े थे, आपने एक गाड़ी को चलते हुए देखा और कहा यह गति में है, तो उसके लिए आपने आधार क्या लिया? आपने आधार लिया जो रोड के साइड में घर थे वो रुके हुए थे, जो पेड़ पौधे थे वो रुके हुए थे, या जो जमीन थी वह भी स्थिर थी। लेकिन आपको लगा कि जो गाड़ी थी वह आई और चले गई, यानी कि उसने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। तो ये जो तमाम चीजें हैं जिसमें आपने घर को देखा, आपने जमीन को देखा, आपने रोड साइड में जितने पेड़ पौधे थे उनको देखा, ये एक निर्देश तंत्र बनाते हैं। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन पे बात करते हैं। आप उस गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, गाड़ी जो है एक समान गति से चल रही है। एक समान गति का अर्थ यह हुआ कि वो गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। उस समय पर यात्री एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें लगता है सारे के सारे अपनी सीट पर स्थिर अवस्था में है, बैठे हुए हैं। अब सिचुएशन को ध्यान दीजिए। बाहर के आदमी को क्या लगता है? गाड़ी चल रही है। गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हैं उन्हें लगता है कि वो स्थिर हैं। जब वो बाहर देखते हैं उन्हीं सिचुएशन को, यानी कि पेड़ को देखते हैं, घर को देखते हैं, जमीन को देखते हैं, वो सारी की सारी चीजें जो हैं उनको चलती हुई दिखती हैं। अब देखिए अंतर आया। जो बाहर खड़ा आदमी है उसे गाड़ी चलती हुई दिख रही है,
जो लोग गाड़ी के अंदर हैं उन्हें वो बाहर की सारी चीजें चलती हुई दिख रही हैं। तो दोनों में जिस स्थिति का अंतर है वो स्थिति कहलाती है निर्देश तंत्र। जो गाड़ी के अंदर है उनके लिए जो निर्देश तंत्र है वह गतिमान है। तो जब वो बाहर का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उनको बाहर की चीजें गति की लगती हैं। यानी कि यहां पर जो चीजें हम देखते हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष दिखते हैं। एक शब्द हम यहां पर प्रयोग करेंगे, हम सापेक्ष में देखते हैं। और जो लोग बाहर खड़े हैं उनको वो गाड़ी चलती हुई दिखती है या उसमें बैठे हुए लोग चलते हुए दिखते हैं। तो यही जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम निर्देश तंत्र कहते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो सरल शब्दों में आप यह समझ लीजिए कि जब भी हम गति का अध्ययन करते हैं तो गति का अध्ययन करने के लिए जिस स्थिति को हम मानक बना लेते हैं, जिन बिंदुओं के आधार पर हम दूसरी वस्तुओं का निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, वो सारी स्थितियां निर्देश तंत्र कहलाती हैं। जो निर्देश तंत्र होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है इनर्शियल और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल। इनर्शियल का अर्थ होता है जड़त्वीय, जड़त्व शब्द, इससे आप परिचित हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि यदि आपको भौतिक विज्ञान को अच्छे से समझना है तो जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। फिजिक्स हमेशा प्रीवियस टॉपिक से निकल के आती है, कभी भी उसमें कोई नया ज्ञान नहीं होता है। आप पुरानी चीजों को जोड़ के एक नया ज्ञान बना लेते हैं। तो जो जड़त्व है उससे आप परिचित हैं। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसमें वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। यानी कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह हमेशा रुकी रहना चाहती है, कोई वस्तु गति में है तो वह हमेशा गति में रहना चाहती है। इसे हम जड़त्व कहते हैं। यहां पर हमने कहा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके अंदर आपको वो सिचुएशन लेनी है जो जड़त्व की सिचुएशन होती है। यानी कि या तो वस्तु स्थिर हो या वह गति की अवस्था में हो, और वो गति कैसी होनी चाहिए, वह गति स्थिर गति होनी चाहिए। तो ये सिचुएशंस आपको जब भी दिखे, जहां भी दिखे, ये सारे रेफरेंस जो हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। जब भी आपको कोई ऐसी वस्तुएं दिखती हैं जो गति में है और उनकी जो गति है वह एक्सेलरेटेड गति है, त्वरित गति है, यानी कि जो गति है वह लगातार परिवर्तन हो रहा है उस गति में, या तो उसकी दिशा बदल रही है या वह हमेशा बदलती जाती है, कम ज्यादा होती जाती है, तो उसे आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेना है। तो जैसी भी स्थितियां आपको दिखेंगी उनके आधार पर आप कह सकते हैं। यदि एक गाड़ी है वह एक रेखा में चल रही है, यानी कि सीधी रेखा में चल रही है और एक जैसी गति से चल रही है, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। या कोई स्थिर वस्तु है तो वह भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन यदि कोई वाहन है वो लगातार अपनी गति को बदल रहा है या लगातार उसकी जो दिशा है वह बदल रही है, तो यह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पहचान है। को समझने के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वह है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का अर्थ यह होता है कि हमें लगता है कि कोई वस्तु बहुत छोटी होगी, उसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रात्रि के टाइम पर हम जब अंतरिक्ष में देखते हैं, आकाश में देखते हैं, तो हमें जो तारे हैं वह छोटे छोटे नजर आते हैं, यानी कि उन्हें हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में हम जानते हैं कि जो तारे होते हैं उनका जो साइज है वो हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, फिर हमें वो बिंदुनुमा क्यों दिखते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब वह अंतरिक्ष में जाते हैं और वहां से पृथ्वी को देखते हैं तो वो पृथ्वी हमें एक बिंदुनुमा लगती है, हो सकता है हमें दिखती भी ना हो, तो पृथ्वी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। सिचुएशन को समझिए, किसी भी वस्तु का जो साइज है वह बड़ा और छोटा किस आधार पर हो रहा है, वह बड़ा और छोटा हो रहा है उसके निर्देश फ्रेम के आधार पर, हमारे ऑब्जर्वेशन के आधार पर।
जब हम नजदीक से वस्तुओं का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो हमें बड़ी वस्तुएं दिखती हैं। जब हम दूर से उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो वस्तुएं हमें छोटी लगती हैं। तो ये सिचुएशन आपने अपने दिमाग में रखनी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। माना कोई हेलीकॉप्टर है, वो आपके सामने से उड़ रहा है, तो आपको उसका साइज बहुत बड़ा दिखता है। उसके बाद आप टकटकी लगाकर उसे देखते रहें, वो आपसे दूर जाएगा, उसका साइज आपको धीरे धीरे छोटा दिखेगा और आप लंबी दूरी तक उसे अगर देखते रहें तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको वो बिंदी के बराबर दिखेगा, बहुत ही छोटा दिखेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम जिस वस्तु का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उसके और हमारे बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है तो वह बड़ी वस्तु भी बिंदुनुमा बन जाती है। तो आपको पहचानना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि हम किसी ट्रेन की बात करें कि ट्रेन हमारे सामने है तो वो एक एक्सटेंडेड बॉडी होगी, हमारे लिए स्थूल वस्तु होगी। लेकिन वही ट्रेन यदि हम मीलों दूर से देखते हैं तो वह हमारे लिए एक बिंदुनुमा वस्तु होगी। तो अब आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वह भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे गति की, और जो गति से संबंधित बेसिक चीजें हैं उन्हें मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तक हमने जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझा, उसके आधार पर अब गति को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो एक सिचुएशन मैंने यहां पर क्रिएट की है। मान लीजिए हमारे पास 4 बिंदु हैं A, B, C और D, जो कि एक निर्देश तंत्र में है। निर्देश तंत्र का अर्थ हुआ आप इनको 4 घर भी मान सकते हैं, 2 को घर मान सकते हैं, 2 को पेड़ मान सकते हैं। तो ये इस तरीके से इन स्थितियों पर है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, वो अभी हमें यहां पर दिखता है, ये स्थिति थी उसकी, माना X ऑब्जेक्ट है। अभी उसकी स्थिति यहां दिख जाती है हमें, फिर उसकी स्थिति यहां दिख जाती है हमें, फिर उसकी स्थिति यहां दिख जाती है हमें। यानी कि जो X है वह यहां था, उसके बाद यहां दिखा, उसके बाद यहां दिखा, उसके बाद यहां दिखा। तो हम क्या देखते हैं कि जो A, B और C और D है उनके सापेक्ष जो ये X वस्तु है वह लगातार अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। तो इसे हम कहेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में है, क्योंकि उसकी स्थिति इस निर्देश फ्रेम में इन स्थिर वस्तुओं के सापेक्ष लगातार बदल रही है। अब इसी को आप शब्दों में व्यक्त कीजिए, वह परिभाषा हो जाएगी गति की। तो जब कोई वस्तु स्थिर वस्तुओं के सापेक्ष, जब कोई वस्तु स्थिर वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे हम गति में कहते हैं। इसी को आप दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु की स्थिति में, ये स्थितियां हैं, जब किसी वस्तु की स्थिति में स्थिर वस्तुओं के सापेक्ष लगातार परिवर्तन होता है तो उस वस्तु को गति की अवस्था में कहा जाता है। अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो गति होती है उस गति के निर्धारण में वो कौन से टर्म हैं। यानी कि किसी वस्तु को हम गति में तो समझ गए कि गति में कब कहेंगे, लेकिन जब गति में होती है तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जो गति के दौरान उत्पन्न होने वाली हैं। अब एक सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं कि हमारे पास A और B 2 स्टूडेंट हैं। हमने दोनों को एक टास्क दिया कि आपको ये एक वॉल है, यहां तक जाना है। तो ये स्टूडेंट यहां तक गया और ये स्टूडेंट भी यहां तक गया। दोनों ने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। इनकी स्थिति यहां से यहां तक बदली है और इनकी स्थिति भी यहां से यहां तक बदली है। यानी ये तो हमें पता लग चुका है कि यहां पर दोनों गति कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन ये क्या था, यहां से लेकर यहां तक गति के दौरान उन्होंने क्या किया, जो उनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ उस स्थिति परिवर्तन के बीच में वह क्या था, जो स्थान परिवर्तन हुआ। तो ये जो लंबाई है, 2 स्थितियों के बीच की जो लंबाई है उस लंबाई को कहा जाता है दूरी। तो गति में जो पहला शब्द आता है उसे हम दूरी कहते हैं। जब भी कोई वस्तु गति करती है तो उस गति के दौरान
जो लंबाई उसके द्वारा तय की जाती है, यानी कि जितनी लंबाई का वह गमन करता है, जितनी लंबाई को वह ट्रेवल करता है, उसे हम दूरी कहते हैं। तो गति के निर्धारण में जो पहला शब्द आता है वह दूरी आता है। दूरी का अर्थ यह हुआ कि गति के दौरान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। तो देखो, जब हम दूरी की बात करेंगे तो दूरी को हम डिस्टेंस इसे कहा जाता है। इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु गतिकी अवस्था में होती है तो उसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, यानी कि जो पाथ होता है उसके द्वारा ट्रेवल किया जाता है, उसकी जो लंबाई है उसे हम दूरी कहते हैं। यह स्थिति हमें समझ में आ गई। अब हम एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए यहां पर P और Q दो बिंदु हैं, उनके बीच एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। ये तीन स्थितियों पे मैंने बात की। पहला रास्ता ये था, दूसरा ये है, और जो तीसरा रास्ता है वह इस तरीके का है। P से Q कोई भी वस्तु जाती है तो जब पहले मार्ग से जाएगी तो उसे इतनी लंबाई तय करनी पड़ेगी, लेकिन यहां से लेकर यहां तक की दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। यदि वह दूसरे रास्ते का चुनाव करता है तो इस स्थिति में उसे यहां से लेकर यहां तक जाना पड़ेगा, और जब हम तीसरे रास्ते का चुनाव करते हैं तो उसे यहां से यहां तक जाना पड़ेगा। आप चित्र में देखकर भी समझ सकते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ से भी समझ सकते हैं कि जो पहली दूरी है वह तीसरी दूरी से थोड़ा सा ज्यादा है, और जो दूसरी दूरी है वह इन दोनों दूरियों से ज्यादा है। तो तीनों स्थिति में वस्तु जो है किसी भी पथ की लंबाई को क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है, लेकिन स्थिति बदल रही है। यहां जब हम तीसरी स्थिति की बात करते हैं तो इसमें जो पथ है उसकी जो लंबाई है वह सबसे कम है। तो एक सिचुएशन और हमारे पास आ जाती है। वह सिचुएशन ये है कि दो बिंदुओं के बीच जो सबसे कम दूरी होती है वह दूरी क्या होगी। आप अपने दिमाग पे जोर डालिए। यदि आपको हम कहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच आप दूरी का मेजरमेंट कीजिए तो हमेशा आप सीधे ही मेजरमेंट करेंगे। तो जो सीधी रेखा में दूरी होती है वह सबसे कम दूरी होती है, और दो बिंदुओं के बीच जो सीधी रेखा होगी वह केवल एक और एक ही होगी। तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि यह तीसरे रास्ते का चुनाव करता है तो उस समय उस वस्तु द्वारा सबसे कम दूरी तय की जाएगी। जब वह तीसरे रास्ते का चुनाव कर रहा है उस टाइम पर एक कंडीशन उसने सामने पे रखी कि वह जिस दिशा में जा रहा है उसे कभी भी चेंज नहीं करेगा, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। यदि वह यहां से चलना प्रारंभ करता है और दिशा बदल देता है, फिर ये कर देता, फिर ये, तो ये जिग जैग हो गया। इसमें भी उसके द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वह ज्यादा होगी, लेकिन यदि वह बिल्कुल भी अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं करता है तो बिल्कुल सीधी रेखा पर जाएगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमने जो पहली परिभाषा बनाई, दूरी की परिभाषा, हमने कहा जब वस्तु गतिकी अवस्था में होती है तो दो बिंदुओं के बीच जो पथ की लंबाई है उसे हम दूरी कहते हैं। अभी भी ये सारी दूरियां हैं, लेकिन हम जान रहे हैं जो ये तीसरा रास्ता है इसमें एक कंडीशन लग गई है, और वो कंडीशन ये है कि उसे एक ही दिशा में जाना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं विस्थापन। तो एक और शब्द हमारे पास आ जाता है जिसे हम कहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन का अर्थ होता है कि जब कोई वस्तु गतिकी अवस्था में हो और वह एक सीधी रेखा में चलती हो तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को या उसके द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जो पहला बिंदु होता है उसे हम प्रारंभिक बिंदु कहते हैं, जो अंतिम बिंदु होता है उसे हम अंतिम बिंदु कहेंगे। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच
जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, सबसे कम दूरी होती है, और वह हमेशा सीधी रेखा ही होगा, उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो गति के निर्धारण में जो पथ की लंबाई थी उसके आधार पर दो और शब्दावली हमारे पास आई, एक आई दूरी और दूसरा आया विस्थापन। जब भी हम किसी भौतिक राशि की परिभाषा बनाएं उसके बाद सूत्र की बात आती है। तो अभी यहां लंबाई की बात हो रही है, तो लंबाई एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अभी कोई भी सूत्र नहीं होगा, लेकिन उसका मात्रक होगा। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है। तो जो दूरी है और जो विस्थापन है, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, दोनों का जो मात्रक होता है वह मीटर होता है, जिसे हम स्मॉल m से दिखाते हैं। अब थोड़ा सा और चीजों पर डिस्कस करते हैं। जो दूरी है वह हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगी। मान लीजिए हम स्ट्रेट लाइन में गए तो उस टाइम हम चाहे उसे दूरी कहें चाहे विस्थापन कहें, दोनों चीजें एक ही हैं। तो दूरी है वह विस्थापन के बराबर हो सकती है या उससे हमेशा बड़ी होगी। आप स्थिति, इस वाली स्थिति पर और इस स्थिति पर चर्चा कीजिए, तो ये दोनों स्थितियां विस्थापन से ज्यादा हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दूरी विस्थापन से कम हो। तो इन दोनों के बीच अंतर करने के लिए पूछा जाता है, तो पहला अंतर यही होता है, आप दोनों की परिभाषाएं लिखिए। परिभाषा में जो दूरी है वह जो वास्तव में रास्ते की लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। विस्थापन हमेशा दो बिंदुओं के बीच जरूरी नहीं है कि रास्ता हो, लेकिन हम दो बिंदुओं का अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो उनके बीच हमें सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यह एक सीधी रेखा होता है। दूसरी बात आती है कि जो दूरी है वह स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, उसके मेजरमेंट में हम कोई कंडीशन ध्यान नहीं रख रहे हैं, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। जब हम विस्थापन का मेजरमेंट करते हैं तो वहां पर हम एक कंडीशन को ध्यान में रख रहे हैं, एक दिशीय रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, एक दिशा के तरफ हमें बढ़ना है, नहीं तो हमारी स्थिति परिवर्तन हो जाएगी। तो जो विस्थापन है वह सदिश राशि है। जो सदिश राशियां होती हैं उनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी होती है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो विस्थापन है वह हमेशा या तो दूरी के बराबर होगा या दूरी से कम होगा। क्वेश्चन ये आता है कि कब दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। तो आपने इतना कुछ मैंने जो आपको समझाया उसके आधार पर एकदम से समझ लेना है कि विस्थापन और दूरी तब बराबर होंगे जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करेगी। इसके अलावा ये आता है कि जो विस्थापन है वह जीरो भी हो सकता है। उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लीजिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यहां से ए ने चलना प्रारंभ किया और चल के यहां पर तक आ गया। ये कोई स्थिति बी है। इस स्थिति तक आने में उसका विस्थापन कितना हुआ? तो परिभाषा पे ध्यान दीजिए। परिभाषा कहती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ए और बी के बीच की जो सीधी रेखा है वो विस्थापन है। तो विस्थापन इतना हुआ है, ना कि इतना। फिर मान लीजिए किसी सी स्थिति पर पहुंच गया तो जो विस्थापन है वो इतना हुआ है और जो दूरी होगी वो यहां से मेजर की जाएगी। जो दूरी है, जो ये सर्कुलर पाथ मैंने बनाया है, उसकी परिधि के सापेक्ष ज्ञात की जाएगी, जबकि विस्थापन बिल्कुल सीधा ज्ञात किया जाएगा। अब एक और स्थिति पर बात कर लेते हैं। डी स्थिति है तो यहां पर जो विस्थापन होगा वो ये एडी होगा, यानी सीधी रेखा होगा, जबकि जो दूरी है वो यहां से लेकर यहां तक होगी। तो आपको अंतर स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि जो विस्थापन है वह एक्चुअल पोजीशन चेंज बताते हैं। पोजीशन चेंज इतनी हुई है, यहां से लेकर यहां तक पोजीशन चेंज हुई है। अब मान लीजिए यहां आ गया ई स्थिति है तो जो विस्थापन है वह केवल इतना है, जबकि दूरी यहां से लेकर यहां तक है। अब यदि वह ए पर ही आ जाता है तो अब आप आराम से समझ सकते हैं कि उसका विस्थापन शून्य हो जाएगा, जबकि दूरी पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक होगी और वह होगी 2πr के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है कि जो विस्थापन है वह शून्य हो सकता है
वह ऋणात्मक हो सकता है और धनात्मक तो वह हो ही सकता है। अभी तक हम जो गति के बारे में पढ़ रहे थे उसमें हमने 2 या 3 पॉइंट को डिसाइड कर लिया है। गति क्या होती है, दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। अब एक और सिचुएशन पे बात करते हैं, एक और सिचुएशन क्रिएट करते हैं। फिर से वही टास्क लेते हैं। ये एक 100 मीटर की डिस्टेंस है, ए बिंदु है और बी बिंदु है। 2 स्टूडेंट थे, हमने कहा ये 100 मीटर है, इसमें आपको भागना है। एक स्टूडेंट ने ये जो डिस्टेंस है वह लगभग 15 सेकंड में कंप्लीट कर ली है। दूसरे स्टूडेंट ने ये जो डिस्टेंस है वह 20 सेकंड में कंप्लीट की। दोनों ने देखिए यहां पर यदि हम दूरी की बात करें या विस्थापन की बात करें तो दोनों का जो विस्थापन है या जो दूरी है वह तो 100 मीटर है, लेकिन दोनों को उस दूरी को तय करने में समय अलग लगा। तो गति के निर्धारण में जो अगली परिभाषा है वह समय के सापेक्ष दी जाती है। हम यह जानना चाहते हैं कि जो वस्तु गति की अवस्था में है वह किसी दूरी को तय करने में कितना समय ले रही है। तो जब हम दूरियों का जो कंपैरिजन है, दूरी का जो कंपैरिजन है, जो दूरी की तुलना है समय के साथ करते हैं तो एक नई चीज निकल के आती है, उसे हम कहते हैं चाल ऑब्लिक स्पीड। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब हम गति में जो दूरी है उस दूरी का निर्धारण करते वक्त समय को भी ध्यान में रखते हैं, समय के साथ दूरी की तुलना करते हैं तो एक नई चीज निकल के आती है जिसे हम चाल कहते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसने 100 मीटर 15 सेकंड में तय कर लिया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये प्रति सेकंड यानी कि 1 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की होगी। हमारे पास सिचुएशन है 100 मीटर इन 15 सेकंड। हम यह जानना चाहते हैं कि 1 सेकंड में यह कितना चला। तो 1 सेकंड में कितना चला उसके लिए हम क्या करेंगे, 100/15। ऐसे ही जो दूसरा बच्चा है हम जानना चाहते हैं कि ये 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा था। तो उसके लिए हमारे पास सिचुएशन आएगी 100/20। तो यहां पर ये जो दोनों अंतर है, यानी कि जब हम दूरी का कंपैरिजन कर रहे हैं टाइम के साथ, उस स्थिति को हम कहते हैं चाल। अब आप आराम से परिभाषित कर सकते हैं हम कर क्या रहे हैं। हम जो चाल शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि जो यूनिट टाइम है, एकांक समय है, उस एकांक समय में किसने ज्यादा दूरी तय की और किसने कम दूरी तय की। एकांक समय में हम दूरी को जानना चाहते हैं, उसे हम चाल कह रहे हैं। तो चाल को इस तरीके से परिभाषित किया जाएगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, अब हमें पहले ही गति बोल देना है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, या यहां पर आप एकांक समय की जगह पर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं, लेकिन वो परिभाषा एक फिक्स दायरे में आ जाएगी जहां पर आपने केवल समय को सेकंड में मापा है, इसलिए हम एकांक समय कहते हैं। एकांक समय का अर्थ 1 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 10 आवर हो सकता है, 24 आवर हो सकता है। बोलने का मीनिंग है यूनिट हम डिसाइड करेंगे, हम सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि कितने समय में हम उसका कंपैरिजन करते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं। तो यहां पर देखिए सूत्र अपना बनता है, जो चाल है, चाल बराबर हो रहा है दूरी एकांक समय में, यानी कि समय किस में आ रहा है, इसके अपॉन में आ रहा है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जो आपने परिभाषा बनाई, जब उसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो वहीं से सूत्र भी बन गया। एकांक समय में चली गई दूरी, दूरी की बात हो रही है और समय एकांक है, यानी कि उसको आपको डिवाइड में रखना पड़ेगा। तो एक फेमस फॉर्मूला आ जाता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब अगली बात होती है मात्रक की। तो मात्रक कितना इजी होता है निकालना। जो चाल का मात्रक होगा, दूरी का मात्रक यानी मीटर है और समय का मात्रक सेकंड है। तो जो चाल का मात्रक वो क्या हो जाएगा,
मीटर पर सेकेंड। दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक, मीटर पर सेकेंड। तो जो अगली कड़ी थी उसको भी हमने डिसाइड कर लिया कि वह है चाल, और वो चाल क्या होती है, समय के साथ जब हम दूरी का कंपेयर करते हैं और हम उसको ज्ञात करना चाहते हैं एकांक समय में। तो एकांक समय में गतिशील वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये जनरल साइंस का भी एक पार्ट है। तो आज का जो वीडियो होगा वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा आधारित था, वो यहाँ पर तक ही होगा। आज मैंने आपको जो सिचुएशन है उसको समझाने की कोशिश की है कि हम वस्तुओं की गति के लिए क्या निर्धारित करते हैं, किस आधार पर हम उन्हें गतिशील कहते हैं। अगले वीडियो में मैं जो गति से संबंधित और शब्दावली होंगी जिसमें हम औसत चाल की बात करेंगे, औसत चाल कैसे ज्ञात की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। एक वीडियो में लगभग औसत चाल पे ही आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। साथ ही वहां पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हैं या अन्य मात्रकों में आप उनको चेंज कर सकते हैं। तो तब तक आप जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम अगले वीडियो पर नई चर्चा करेंगे। थैंक यू।